एनजीओ शानदार ग्रुप के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी एंड वेलबींग। जीवन शैली में सुधार के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज का लेक्चर है। ज़्यादातर बीमारियां, मोस्ट डिसीजेज मैनिफेस्ट व्हेन हेल्थ डिटेरियरेट्स। जैसे जैसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे वैसे बीमारियां आनी शुरू होती है। लोगों के मन में गलत धारणा है कि बीमारियां आती हैं इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ता है उल्टा। स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो बीमारियां आएंगी। एंड यू डोंट गेट हेल्दी जस्ट बाय ट्रीटिंग ए डिसीज। किसी बीमारी को ट्रीट करने से कोई हेल्दी नहीं बनता। बीमारियों के जो मूल कारण हैं, तो रूट कॉज और ज़्यादातर बीमारियां वो फॉल्टी लाइफस्टाइल और मानसिक तनाव के कारण होती है। और ये सबको मालूम भी है एक्चुअली, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी कोई समझना नहीं चाहता, ऐसी वाली चीज़ है। सो इफ यू वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डिसीज एंड डिस्कम्फर्ट, देन देयर इज ओनली वन वे। अगर हमें बीमारियों से मुक्ति पानी हो तो स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा, और स्वास्थ्य सुधरेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसके बाद में स्वास्थ्य सुधरता है, उल्टा है। स्वास्थ्य पहले सुधारना पड़ेगा, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उसके बाद में हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग बनेगी, पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगी। और स्वास्थ्य को सुधारने का एक ही तरीका है, हमारी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये हमारे लेक्चर की आधारशिला है। अगर ये हमारे मन में बैठ जाता है तो आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आता तो हो सकता है कि उलझन और भी बढ़ जाए। तो जब हम जीवन शैली को सुधारने की बात करते हैं तो मुख्यतः इस लेक्चर में हम 5 बातें करेंगे। एक तो हमारे डाइजेशन को सुधारने के लिए हमारी खाने पीने की आदतों को कैसे सुधारा जाए। दूसरी चीज, सही तरीके से व्यायाम कैसे किया जाए, एक्सरसाइज। फिर शरीर और मन को जितना विश्राम मिलना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फिर हमारी जो दिनचर्या होती है, डेली रूटीन, 24 घंटे का जो दिन होता है, उसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इन दिस टाइटल, डेली रूटीन में। और जो आखिरी टॉपिक रहेगा आज का वो है मैनेजिंग डे टू डे स्ट्रेस। हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है उसको झेलने के लिए अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, और उस दिन ब दिन जो तनाव होता है उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए। और ये जो भी कुछ मैं आपको आज इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, ये सब मेरा कई वर्षों का अनुभव आधारित है, खुद के ऊपर आजमाया हुआ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और ये लेक्चर करीबन 200 बार से भी ज़्यादा बार हो चुका है अलग अलग जगहों पर। इस लेक्चर को सुनने के बाद में कई लोगों को अंतःप्रेरणा होती है, वो भी इसी तरीके से चलना शुरू करते हैं, तो उनका भी फीडबैक आता है। और जो मेरे लाइफस्टाइल कंसल्टेशंस के लिए क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वे लोग भी जब घर पे जाके
जीवन सुधार का, जीवन शैली को सुधार का काम करते हैं तो उनको भी फायदा होता है, उनका भी फीडबैक आता है। ये सारे अनुभव इस लेक्चर में आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा 5 टॉपिक्स में से, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड नरिशमेंट। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि उसमें से हमें पोषण मिले। खाना खाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उसमें से पोषण मिलना चाहिए। अगर खाने में से पोषण नहीं मिलेगा तो खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। और खाना पेट में जाने के बाद में ठीक से डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर डाइजेस्ट ठीक से होगा, पचेगा, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो पाएगा। अगर पाचन ही ठीक से नहीं होगा तो उसमें से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कितना भी अच्छा खाना हो, कितने भी अच्छे से बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो, किसी भी तरीके से खाया जा रहा हो, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें से हमको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो नरिशमेंट के लिए हमें डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। एक बहुत ही फेमस नेचुरोपैथ हो चुके हैं अमेरिका में, हर्बर्ट शेल्टन। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उसमें उन्होंने एक कोट दिया है, फूड एंड न्यूट्रिशन आर नॉट सिनोनिमस, यू आर नॉट नरिश्ड बाय द फूड यू ईट बट इन द प्रपोर्शन टू द अमाउंट यू डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट। इसका मतलब है कि खाना और पोषण ये पर्यायवाची नहीं है कि खा लिया तो पोषण मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। हम जिस अनुपात में खाने को पचा सकते हैं उस अनुपात में हमको नरिशमेंट मिलेगा, ये इसका मतलब है। तो आप सोच लीजिए कि खाने का महत्व तो है ही, उसको पचाने का महत्व और भी ज्यादा है। क्योंकि कई बार बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना खाने के बाद में भी पचाया नहीं गया होगा तो ठीक से उसका फायदा नहीं होगा खाने का, तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हमें इनडाइजेशन को अवॉइड करना हो, अगर मतलब अपचो जिसको कहते हैं गुजराती में, खाना ठीक से नहीं पच रहा, इससे अगर हमें बचना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी तेज रफ्तार से डाउन होने वाली है या हो रही होगी ऑलरेडी। तो अगर इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना हो तो डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो उसमें से नरिशमेंट मिलेगा, शरीर के सभी कोशों तक पहुंचेगा, सभी बॉडी के सेल्स तक, और उससे बॉडी के जो टिश्यूज हैं और उससे बने हुए जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसको मैं गोल्डन रूल कहता हूँ। ये नियम अगर आपको समझ में आ गया और अगर आपने इसको जीवन में उतार लिया तो निश्चित मान के चलिए कि आपका बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा और आगे आने वाले समय में भी बीमारियां परेशान नहीं करेगी और स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होगा। खाना कब चाहिए? तो ये दो चीजें एक साथ हो तभी हमें खाना खाना चाहिए। पेट खाली होना चाहिए और भूख लगनी चाहिए। कई बार लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ता कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोग बोलते हैं कि पेट खाली होगा तो भूख लगने ही वाली है, या 12 बजेगा तो भूख लगेगी लंच के लिए और 8 बजेगा तो भूख लगेगी डिनर के लिए, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेट का खाली होना एक घटना है और भूख लगना दूसरी घटना है। पेट खाली होने का मतलब है पेट में से खाना छोटी आंत में चला गया, इसको कहते हैं पेट खाली होना। जब पेट खाली हो गया उसके बाद में कुछ देर के बाद में, कुछ मिनटों के बाद में भूख लगेगी अगर लगने वाली होगी तो, और भूख लगी तो ही खाना खाना है। सिर्फ पेट खाली हो गया और खाना तैयार है और टाइम भी हो गया है इसलिए खाना नहीं खाना। क्योंकि भूख कब लगती है? जब शरीर को बाहर से पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी तो ही भूख लगेगी। कई बार ऐसा होगा कि पेट खाली होने के बाद भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, और ऐसा होता है। तो पेट खाली होने के बाद भी भूख नहीं लगेगी क्योंकि शरीर शुद्धि का काम चल रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से जानिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए जब भी कभी आपके साथ में हो रहा हो कि अभी आज मेरा पेट खाली हो गया है लेकिन रोज जिस समय भूख लगती है उस समय नहीं लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको खाना स्किप करने की जरूरत है। तो पेट खाली हो और भूख नहीं लगी, स्किप द मील, डोंट ईट। क्योंकि अगर आपने खाना खा लिया
तो वो जो शरीर शुद्धि का काम चल रहा है उसमें व्यवधान पड़ेगा, उसमें इंटरफेरेंस होगा, और जो खाना खाया हुआ है उसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा शायद आपकी बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो, क्योंकि शरीर को तो जरूरत ही नहीं थी, भूख तो लगी नहीं थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और ये नियम हमको तो सीखना ही है। हमारे घर में जितने भी हैं उन सबको सिखाना है। और सिर्फ ये नियम नहीं, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है, ये पूरा का पूरा लेक्चर अगर आप आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को समझा सकें तो बहुत ही पुण्य का काम हो जाएगा आपके लिए। तो इस नियम को हमेशा के लिए याद रखें। हो सकता है कि समझ में ना आया हो तो उसको 2-4 दिन सोचिए, उसको समझिए। पेट खाली होना किसको कहते हैं, भूख लगना किसको कहते हैं, 2-3 दिन प्रयोग करके देखा, पेट खाली होने के बाद भूख लगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने से भूख ही नहीं लगी। कई बार तो बच्चों की भी कंप्लेंट लेके लोग आते हैं कि हमारे बच्चे को कभी भूख ही नहीं लगती। तो उसको कोई भूखा रहने दे तो भूख लगे ना। उसका पेट ही खाली नहीं होता तो भूख कैसे लगेगी, एक के बाद एक उसके पेट में कुछ ना कुछ जाता ही रहता है, और वो नहीं खाना चाहता, और माता पिता उसको खिलाते रहते हैं, इसलिए बेचारे का पेट ही खाली नहीं होता। तो विच फूड आइटम्स प्रोवाइड द बेस्ट नरिशमेंट टू ह्यूमन बॉडी। अभी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसी खाने की कौन सी चीजें हैं जिससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का पोषण मिले, नरिशमेंट मिलेगा। तो जनरली उसका जवाब यही मिलता है कि जो हम रोज खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी वगैरह वगैरह, यही खाना हम लोग रोज ही खा रहे हैं और बरसों से खा रहे हैं, और जनरेशन टू जनरेशन यही खा रहे हैं, तो शायद इसी में से हमको मिलता होगा। तो वही हम भी खा रहे हैं और वही दूसरों को भी खिला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। मनुष्य शरीर के लिए सबसे बढ़िया नरिशमेंट जो मिलता है वो रॉ डाइट में से मिलता है। रॉ डाइट का मतलब है झाड़ से उतरा और पेट में गया, प्लांट बेस्ड रॉ डाइट जिसको कहते हैं, उसमें से हमारे शरीर को सबसे बढ़िया नरिशमेंट मिलता है। तो रॉ डाइट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स जिसको कहते हैं कि बीज, फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर, अंजीर, काली द्राक्ष वगैरह, फिर नट्स जिसको गुजराती में कहते हैं ठड़िया, जैसे सिंगदाना, बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली, अखरोट वगैरह वगैरह। ये जितनी भी चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये रॉ डाइट है। इसमें से हमारे शरीर को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन हम लोगों ने ये दाल भात सब्जी रोटी खाने की आदत डाल ली है, तो अभी वही चल रहा है, और उसी के हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि शायद वही सबसे बढ़िया खाना होगा। हमारे शरीर का विकास पिछले 30 से 40 लाख वर्षों से चल रहा है, 3 to 4 मिलियन ईयर्स। तो मनुष्य वाला विकास की बात चल रही है, जानवर वाला उसके भी पहले से चल रहा होगा। जो मनुष्य का जो विकास है उसमें ये रॉ डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये रॉ डाइट करते करते ही हम आज इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। और ये जो अनाज वाला खाना पीना जो शुरू किया है, ये तो पिछले 10-15-20 हजार साल से ही शुरू किया है। लाखों वर्षों से तो हमने सिर्फ रॉ डाइट पे ही गुजारा किया है, और उसी से हमारा शरीर का इतना जबरदस्त विकास हुआ है, सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी। अब एक और प्रश्न उठता है मन में कि कितना खाना चाहिए। तो सीधा साधा उसका जवाब तो यही है, जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए। लेकिन कई बार हमको मालूम ही नहीं होता कि स्टॉप कहाँ पे करें। खाना खाते 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 पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया है। तो वो मालूम पड़ना चाहिए कि पेट भर गया है। तो दो तरीके से खाने को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटी, कितना, वॉल्यूम वाइज कितना, और दूसरा कैलोरी, कैलोरी वाइज कितना। तो क्वांटिटी का मतलब है हमारे पेट का नॉर्मल साइज अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वॉल्यूम जितना है। यानी कि ये जो 2 अंजलि होता है ना, अंजलि मतलब कि खोबो, जिसमें कि पानी लिया जा सकता है, ऐसा अंजलि भर के पानी लिया जा सकता है, ऐसा अंजलि। तो ऐसे 2 अंजलि हमारे पेट का नॉर्मल साइज है। तो जब हम खाना खाने बैठें और नॉर्मल रॉ डाइट हो या दाल भात सब्जी रोटी एकदम सादा वाला खाना हो, तो 1 अंजलि ठोस आहार होना चाहिए, आधा अंजलि पानी होना चाहिए, और आधा अंजलि जितना पेट खाली रहना चाहिए। इसको कहते हैं प्रोपोर्शन में खाया हुआ खाना। लेकिन हमारे पेट की संरचना ऐसी है कि अगर हम उसमें खाना डालते ही जाएं तो वो 1 लीटर से बढ़ते 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 4 लीटर तक का भी हो सकता है। और जैसे ही वो 1 लीटर से ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, आपको ऐसा मानना चाहिए कि आपने ओवर ईटिंग शुरू कर दिया, यानी कि आपने जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर दिया। यानी कि आपको जहां पर बंद करना था आपने बंद ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा पेट भर गया।
और जब वो पेट भरेगा, वो 1 लीटर वॉल्यूम वाला, जिसमें 1 अंजलि ठोस आहार जाएगा, आधा अंजलि पानी और आधा अंजलि पेट खाली रहेगा, वो वाला 1 लीटर वॉल्यूम वाला, तो आपको तृप्ति का एहसास होगा। लेकिन अगर आपका ध्यान खाने में नहीं है और ये सब चीजें आपको महसूस नहीं होती क्योंकि आपने कभी की ही नहीं, इसलिए तो आपके पेट में खाना जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। 4 लीटर तक का खाना जब तक नहीं जाएगा, 4 लीटर्स वॉल्यूम, तब तक आपको संतोष नहीं हो। तो ये अभी आपको सीखना पड़ेगा कि खाना खाते समय किस तरह से खाएं, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका पेट भर गया है और अब आपको खाना खाना बंद कर। ये क्वांटिटी की बात है। अब कैलोरी वाइज, अब कैलोरी इस पर निर्भर करता है कि आप दिन भर काम क्या करते हैं। अगर आप दिन भर बैठे हुए हैं, कुछ फिजिकल वर्क ही नहीं करते, हो सकता है कि आपको दिन भर में सिर्फ 1200 से 1500 कैलोरी की जरूरत पड़ती हो। अगर आप छोटा मोटा हल्का फुल्का दिन भर का काम करते हैं, ऑफिस जाना, 8 घंटे बिजनेस करना वगैरह वगैरह, तो 1500 से 2000 कैलोरी। बहुत ही ज़्यादा फिजिकल, बहुत श्रम वाला काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, 2-2,500 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके दिन भर में कितना कैलोरी खर्च होता है, और उतना कैलोरी का खाना गिनती लगा के आपको कैलकुलेट करके और खाना पड़ेगा कि भाई ब्रेकफास्ट हमने 500 कैलोरी का किया, लंच 500 कैलोरी किया, डिनर 500 कैलोरी किया, बीच में 1-2 बार कुछ फ्रूट वगैरह खाया होगा तो 200-300 कैलोरी, वो सब मिला जुला के 700, 1700, 1800 कैलोरी का खाना पेट में पहुंच गया। ये गिनती आपको लगानी पड़ेगी, और ये दूसरा कोई करने नहीं वाला, डॉक्टर भी करने नहीं वाला आपके लिए, ये आपको ही करनी पड़ेगी। तो सचमुच में लिख के देखना पड़ेगा कि कितना खाना आप खा सकते हैं, है ना। जो भी कुछ खा रहे हैं, दाल सब्जी रोटी वगैरह वगैरह, या जो भी कुछ खा रहे हैं उसका प्रोपोर्शन, कि कितने प्रोपोर्शन खाने से कितना कैलोरी पेट में गया होगा, और ये सारी गिनती लगानी पड़ेगी आपको। सब आजकल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर गूगल सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको कि दाल में 100 ग्राम की कितनी कैलोरी होती है, एक केला खाया 100 ग्राम का तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, अगर दूध पिया 100 ग्राम 100 ml तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, और उसके हिसाब से आपको गिनती लगानी पड़ेगी कि आप कितना खाते हैं। तो क्वांटिटी वाइज भी और कैलोरी वाइज भी आपको प्रोपोर्शन में खाना खाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ओवर ईटिंग हो ही जाने वाला है। और ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में, और ओवर ईटिंग जो करेगा वो आगे चल के निश्चित रूप से बीमार पड़ने ही वाला। तो ओवर ईटिंग से बचें कैसे? तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद में फिर टीवी के सामने बैठ के खाना खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो 2 से 3 गुना खाना पेट में जाएगा, आपकी जरूरत से 2 से 3 गुना खाना पेट में जाएगा। तो टीवी के सामने बैठ के कभी खाना नहीं खाना। उसी तरीके से जब खाना खा रहे होते हैं तो किसी से बातचीत नहीं करनी, शांत मन से अकेले खा रहे हों उस तरह से खाने में ध्यान पूरा, स्वाद में ध्यान कितना, और धीरे धीरे चबा चबा के खाना। इस तरह से अगर आप खाएंगे, और शुरू के 2-3 महीने आदत डालने के लिए नाप तोल के खाना लीजिए एक बार, और उसको खत्म कर दीजिए, और फिर दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के बाद में 1 चम्मच ये ले लिया और फिर 1 चम्मच वो ले लिया और फिर 2 पीस वो ले लिया। तो 2-4 महीने प्रैक्टिस एक बार आपकी हो जाए, उसके बाद में फिर वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन 2-4 महीने के लिए नाप तोल के एक बार जितना ले लिया उतना ले लिया, और उसमें जितना पेट भरा उतना भरा, और फिर हमने खाना बंद कर दिया। तो ऐसा थोड़ा मेहनत करके आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन में, मॉडरेशन में खाना कैसे खाया जाए, ओवर ईटिंग ना हो जाए उसके लिए। अगर जरूरत से ज्यादा खाना पेट में जाएगा तो कुछ भी अच्छा होने नहीं वाला, किसी का भी, आपका भी नहीं और किसी का भी नहीं। और आपका तो बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है आगे जाके अगर आपका ओवर ईटिंग चलता ही रहा तो, क्योंकि ये आदत हमको बचपन से पड़ जाती है, और बच्चे बच्चे लोगों को ये आदत कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है कि कितना खाना खिलाना चाहिए, तो इसको बेचारे को बहुत फोर्स करते हैं, खा बेटा खा, खा पी पी, खा खा पी पी, और वो ओवर ईटिंग की आदत उसको पड़ जाती है। तो उसमें से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ओवर ईटिंग चलता रहेगा तो सबसे पहले तो इनडाइजेशन हो जाएगा। इनडाइजेशन, तो आपका नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा खाने में से, खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर टॉक्सिक बिल्डअप बने बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इनडाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ये टॉक्सिसिटी क्या होती है? तो जब भी कभी खाना पचता नहीं है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से टॉक्सिन बनते हैं। ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, और कुदरती उपचार का भी एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है ये। और जितना जितना शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होंगे, शरीर का वातावरण बिगड़ेगा, और जो वायरस और बैक्टीरिया है उससे हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आपके शरीर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है तो बाहर कितने भी वायरस और बैक्टीरिया हो, उससे आपको कोई इन्फेक्शन होने नहीं वाला। और तीसरा काम, वेट गेन। बिना जरूरत, अगर कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाना खाएगा तो उसका वजन बढ़ने ही वाला है। वजन बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है ओवर ईटिंग। तो अगर उसमें से
छुटकारा पाना हो तो ओवर ईटिंग बंद करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न मन में उठता है कि खाना कब खाना चाहिए, है ना, व्हाट इज द बेस्ट टाइम। जो हम लोग जो दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके लिए टाइमिंग। तो उसमें अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह का जो नाश्ता होता है वो 8 बजे के पहले पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। 8 बजे तक अगर वो नहीं पहुंचा और ये पके हुए खाने की बात चल रही है, तो दाल भात सब्जी रोटी ऐसा पका हुआ अनाज वाला खाना जो होता है, कुक्ड मील, उसकी बातचीत चल रही है, रॉ डाइट की बात नहीं चल रही। ओके, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन सैलेड, उसकी बात नहीं चल रही, ये अनाज वाले पके हुए खाने की बात चल रही है कि मैक्सिमम 3 बार, अगर हम जैसे हम 3 बार खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट 8 बजे के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि हम कभी उपमा खाते हैं, कभी पोहे खाते हैं, कभी कुछ ममरा वगैरह खाया, इस तरह की जो अलग अलग चीजें घर में बनती है, वो सुबह का ब्रेकफास्ट 8 बजे के पहले पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए तो ये कुक्ड ब्रेकफास्ट मत करिए, फिर सिर्फ फ्रूट खा के चला लीजिए ताकि उसका इफेक्ट लंच के ऊपर ना पड़े। क्योंकि अगर लंच ठीक से करना हो, उस समय प्रॉपर भूख लगे ऐसा वाला, तो आपको ब्रेकफास्ट 8 बजे के पहले निपटाना बहुत ही जरूरी है। लंच जो कि दिन का मुख्य आहार होना चाहिए, दोपहर में 11 से 1 के बीच में होना चाहिए। हो सके तो 12 बजे के आसपास में, और हो सके तो और भी जल्दी 11 बजे के आसपास में हो तो और भी अच्छा। जितना जल्दी करेंगे उतना डाइजेशन और भी अच्छे से होगा। तो 11 से 1 के बीच में जनरली स्पीकिंग लंच, अनाज वाला पका हुआ खाना पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। 1 बजे तक अगर खाना नहीं होता तो अनाज वाला खाना मत खाइए, फिर फ्रूट खा के चला लीजिए, नहीं तो फिर उसका इफेक्ट डिनर के ऊपर होगा इसके। और डिनर, अगर रात को भी खाना खाना है अनाज वाला पका हुआ, जो कि दिन का सबसे हल्का आहार होना चाहिए, द लाइटेस्ट ऑफ द मील ऑफ द डे शुड बी डिनर, वो 7 बजे के पहले पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर सचमुच में देखा जाए तो सूर्यास्त के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए। और सूर्यास्त तो सीजन के अनुसार बदलता है, तो हमें कोई फिक्स टाइम पकड़ना हो तो 7 बजे के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए। 7 बजे तक अगर डिनर नहीं हुआ तो फिर पका हुआ अनाज वाला खाना पेट में नहीं जाना चाहिए, फिर सिर्फ फ्रूट खा के चला लीजिए, नहीं तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। इतना जबरदस्त इफेक्ट होता है इन सब चीजों का। और ये हम क्या क्या जानने की का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कि खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करना हो तो हमारी खाने पीने की आदतों को कैसे सुधारा जाए, ये उसके सब अलग 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 फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो 3 बार जो खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके अलावा अगर भूख लगती है तो ओनली फ्रेश फ्रूट्स। अगर बच्चे हैं 17-18 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उन लोगों को बीच में ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाना अलाउड है। लेकिन बाकी सब लोग 19-20 साल की ऊपर वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये 3 बार अगर अनाज वाला पका हुआ खाना खाया हो तो बीच में सिर्फ फ्रूट। तो जैसे 8 बजे हमने अनाज वाला पका हुआ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में 10:30-11 बजे हमको फिर से भूख लगी, और हो सकता है कि लंच अभी 1-1.5 घंटे के बाद करना है, तो हमने बढ़िया पका हुआ 1-2 फ्रूट खा लिया, सीजनल, जो भी कुछ अच्छा लगता है हमको वो। उसके बाद में आधे 1 घंटे के बाद में फिर भूख लगेगी, तो फिर हमने हमारा लंच कर लिया। अब लंच किया है, ठीक से खाया होगा, 2-3 घंटे के बाद में फिर भूख लगेगी 3 बजे के आसपास में, तो 3-4 बजे के आसपास में भूख लगी, 4 बजे फिर से फ्रूट खा लिया। फिर भूख लगी तो फिर एक आध फ्रूट खा लिया, 1-2 बार फ्रूट खा सकते हैं 1-1 घंटे के अंतर पर। उसके बाद में फिर भूख लगी तो डिनर कर लिया, और डिनर करने के बाद में फिर भूख लगी सोने के पहले तो फिर फ्रूट खा लिया, और अगर नहीं लगी तो ऐसे ही सो गए। तो इस तरह से फ्रूट्स इन बिटवीन द मेन मील, इसके अलावा और कुछ भी पेट में जाना नहीं चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर 10-11 बजे के बीच में बिस्किट खाया और चाय ले लिया, और फिर 11 बजे हमने 12 बजे लंच किया, फिर 3 बजे फिर पकौड़ा कचौड़ी सब खा लिया। ये सब बंद करना पड़ता है, ये सब गलत। अब दिन में कितनी बार खाना खाना जरूरी है या खाना चाहिए, और ये कुक्ड मील की बात चल रही है, ट्रेडिशनल कुक्ड मील, अनाज वाला पका हुआ खाना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का विकास लाखों वर्षों से सिर्फ रॉ डाइट पे हुआ है। पकाना वगैरह तो पहले होता ही नहीं था, ये तो 10-20 हजार साल पहले हमने पकाना सीखा, तब से पका हुआ खाना खा रहे हैं। और शरीर का विकास तो बहुत अच्छे से हुआ लाखों वर्षों से। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पके हुए खाने की जरूरत ही नहीं है, दाल भात सब्जी रोटी वाला। और मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा 16 दिन का, तो मुझे 8 दिन के अंदर ही रॉ डाइट की आदत पड़ गई।
कंप्लीटली रॉ डाइट, बिना पकाया हुआ, बिना प्रोसेस्ड फूड। और 16 दिन तक मैंने खा के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मुझे लगा कि अगर ये ऐसे ही चलाते रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच में आपको पके हुए अनाज वाले खाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई दिन में एक बार तो अनाज वाला खाना खाना ही पड़ेगा, फिर भले ही बाकी का दिन भर रॉ डाइट पर निकाल लें, तो आप एक बार अनाज वाला पका हुआ खाना खाइए, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर। और उसके अलावा दिन भर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स या सीड्स, और स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा। 2.5 साल तक मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा हुआ है, लगातार कंटिन्यूअसली दिन में सिर्फ एक ही बार अनाज वाला पका हुआ खाना, उसके अलावा जब भी कभी भूख लगे ओनली रॉ डाइट। और वो 2.5 साल मेरे लाइफ का हेल्थ वाइज सबसे बढ़िया रहा है। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये एक बार से तो चलने नहीं वाला, 2 बार तो अनाज वाला खाना खाना ही पड़ेगा। दाल भात सब्जी रोटी वाला खाना 2 बार तो चाहिए ही चाहिए। 2 बार खाइए, ब्रेकफास्ट और लंच कीजिए, या ब्रेकफास्ट और डिनर कीजिए, या लंच और डिनर कीजिए। और उसके अलावा जब भी कभी भूख लगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ नट और अपना नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाइए। पिछले करीबन 15 साल से मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाता हूँ, लंच और डिनर बस। और उसके अलावा जब भी कभी भूख लगे रॉ डाइट, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी नहीं है, कुछ बीमारी भी नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको ऐसा लगेगा कि नहीं 2 बार से तो चलने ही नहीं वाला, 3 बार तो चाहिए ही चाहिए, और बच्चों को तो 3 बार होता ही जरूरत पड़ती है। तो 3 बार खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 3 बार आप आराम से अनाज वाला पका हुआ खाना खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गिल्टी फील करने जैसा भी नहीं है 3 बार खाने वालों को। लेकिन 3 बार से ज्यादा बार अनाज वाला पका हुआ खाना पेट में नहीं जाना, जाना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर जाएगा तो आपका डाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने ही वाला है, और आपको इनडाइजेशन होने ही वाला है। उसका मतलब आपका स्वास्थ्य बड़ी तेज रफ्तार से बिगड़ने ही वाला है। उसका मतलब आपकी इम्यूनिटी डाउन होने ही वाली है, और उसका मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियां आपके पीछे पड़ने ही वाली है। तो आजकल लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, सुबह 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 9-10 बजे। हाँ, मैं तो 8 बजे के पहले की बात कर रहा हूँ, 9-10 बजे ब्रेकफास्ट पेट में जाता है। फिर आधे 1 घंटे के बाद में चाय बिस्किट पेट में जाएगा। फिर आधे 1 घंटे के बाद में लालानो प्रसाद, वो पेट में जाएगा। फिर दोपहर में 2-2, 3-3 बजे लंच पेट में जाएगा। उसके बाद में 4-5 बजे बढ़िया तीखू तमतम गरम गरम मरचा मसाला ऐसा बढ़िया वाला स्पाइसी तला हुआ कुछ ना, समोसे कचौड़ी, उसकी आदत पड़ी हुई है, वो पेट में जाएगा। फिर सूर्यास्त के बाद में डिनर का कुकिंग शुरू होगा। 8-8, 9-9, 10-10 बजे डिनर पेट में जाएगा, और उसके बाद में डेजर्ट पेट में जाएगा। दिन में 5-5, 6-6 बार अनाज वाला पका हुआ खाना पेट में जाएगा। तो क्या होगा, बस एग्जैक्टली वही होगा जो आज लोगों की हालत है, एग्जैक्टली वही होगा। ओके, और उसमें से बचना हो और ऐसा बनना हो तो एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। अब एक और प्रश्न मन में उठता है कि खाना दिन भर का तो ठीक है, लेकिन सोने के पहले खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया हुआ है कि खाली पेट कभी सोना नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत है। अगर हम खाली पेट, अगर हम पेट में खाना है और अगर हम सो जाते हैं, और बरसों से यही चल रहा है, तो हमको एसिडिटी की बीमारी हो जाएगी। और एसिडिटी बीमारियों की शुरुआत है। अगर एसिडिटी है तो बीमारियों का बहुत लंबा लिस्ट आने वाला है, ये निश्चित मान के चलिए। तो रात को खाली पेट ही सोना चाहिए, इसीलिए वो 7 बजे के पहले डिनर करना जरूरी है, ताकि 9-10 बजे जब सोने के लिए जाएं तो पेट खाली हो गया हो। और अगर सपोज हमको बहुत ही आदत पड़ी हुई है और हमको रहा ही नहीं जाता, बहुत भूख लगी हुई है, तो एक छोटा सा पका हुआ फ्रूट खा लिया, आधे घंटे में फ्रूट डाइजेस्ट हो गया, और आधे घंटे में नींद भी आ गई, तो जब नींद आएगी तो आपका पेट खाली रहेगा। सोते समय अगर पेट में खाना है तो डाइजेशन और भी स्लो हो जाएगा, इसलिए पेट में खाना होना ही नहीं चाहिए सोते समय। तो ये इसकी आदत डालने के लिए आपको 2-3 हफ्ता लगेगा। तो 2-3 हफ्ते में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जब सोने के लिए जा रहे हैं और अगर भूख लगी, क्योंकि बरसों की आदत है, तो 1-2 ग्लास पानी पी के सो गए, या एक छोटा सा फ्रूट खा लिया। 2-3 हफ्ते करते 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 ऐसा हो जाएगा कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो उल्टा होगा, अगर पेट में खाना है तो आपको नींद ही नहीं आएगी, और वो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए।
ये बात अलग है कि कई लोगों को खाना खाते ही सोते हैं तो घर्राटे बोलने लगते हैं, स्नोरिंग चालू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है कैसे रहना चाहिए। और वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, वो गलत चीज है, गलत आदत है, इग्नोरेंस। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, दो खाने के बीच में गैप कितना होना चाहिए? तो ये इस पे निर्भर करता है कि आपने खाना क्या खाया है। अगर आपने फ्रूट खाया होगा, पेट खाली है और भूख लगी है, और आपने एक फ्रूट खा लिया, तो ये फ्रूट आधे से 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होकर पेट में से छोटी आंत में चला जाएगा और आपको फिर से भूख लग जाएगी। अगर आपने ग्रीन सैलेड खाया है, पेट खाली है, भूख लगी है, और आपने एक बाउल भर के ग्रीन सैलेड खा लिया, ककड़ी टमाटर जैसा होता है ना, तो वो 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो 1 से 1.5 घंटे में पेट में डाइजेस्ट होके और आगे चला जाएगा। डाइजेशन एक्चुअली 2 स्टेजेस में होता है, पेट में जितना होगा उतना पेट में, और बाकी का फिर बचा हुआ छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ग्रीन सैलेड वाला है, कच्चे खाए जाने वाले सब्जी भाजी, ये 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं पेट में। तो 1.5 घंटे के बाद में भूख लग सकती है, दूसरा खाना खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स, ये 2 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। तो 2 घंटे के बाद में फिर भूख लग गई, फिर दूसरा कुछ खा सकते हैं। सीड्स भी 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। दूध वगैरह भी अगर सिर्फ अकेला पिया होगा, 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। दाल भात सब्जी रोटी वाला सादा खाना, एकदम सादा खाना, और उसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पापड़ ना अचार ना मिठाई ना फरसाण, कुछ भी नहीं, तो बड़ी मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट करने में। तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे के बाद में फिर अगला खाना खा सकते हैं। अगर सादा खाना खाया होगा, तो अनाज वाला सादा खाना खाया होगा, तो 2.5 से 3 घंटे में डाइजेस्ट होगा। उसके बाद में फिर और 15-20 मिनट राह देखनी पड़ेगी, फिर भूख लगेगी, और उसके बाद में फिर अगला खाना। और अभी इसी खाने के अंदर दाल भात सब्जी रोटी वाला, उसमें अगर थोड़ा सा अचार और पापड़ रख दिया, तो उसको डाइजेस्ट होने में और देर लगेगी। दो भजिया रख दिया, और देर लगेगी। एक दो वाड़की बासुंदी और एक दो पीस मिठाई के लिए खा लिए, तो उसको डाइजेस्ट होने में 5-5 6-6 घंटा लगेगा। तो 5-6 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि वो खाना पेट में ही है अभी, इसलिए। तो दो खाने के बीच में कितने घंटे का गैप, ये कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, ये इस पे निर्भर करता है कि आपने क्या खाया है, तो डाइजेस्ट होने में कितना समय लगेगा। अब पानी पीने का भी एक साइंस है, क्योंकि कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता। खाने के पहले 1-2 गिलास पी लिया, खाते खाते फिर 1-2 गिलास पानी पी लिया, खाने के बाद में फिर 1-2 गिलास पानी पी लिया, और मालूम भी नहीं है कि कितना पिया। अगर उनको पूछते हैं कि कितना पानी पीते हैं, एग्जैक्टली मालूम नहीं है, प्यास लगी तो पी लेते हैं, प्यास लगी नहीं है, उनको गलत आदत लगी है इसलिए पीते हैं, क्योंकि प्यास तो लगी नहीं सकती उस समय, इसलिए। तो पानी कैसे पीना चाहिए? तो खाना खाने के पहले, खाना खाते समय, और खाना खाने के बाद, ये 3 अलग अलग समय पर कितना पानी पीना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। खाना खाने के पहले अगर पानी पीना हो, तो आधा घंटा पहले खाली पेट पानी पीजिए, क्योंकि उसको भी डाइजेस्ट होने में 15-20 मिनट लगेगा। तो अगर जैसे 12 बजे खाना खाना है, तो 12 बजे खाना खाना है, तो 11:30 बजे आप खाली पेट पानी पी सकते हैं। तो जब आप फिर से 12 बजे खाना खाने बैठेंगे, तो पानी डाइजेस्ट हो गया होगा और पेट फिर से खाली। ऑलवेज रिमेंबर दैट गोल्डन रूल, you should eat only when your stomach is empty and you are hungry। तो पेट में पानी भी नहीं होना चाहिए। तो खाना खाने के पहले अगर पानी पीना हो, तो आधा घंटा पहले। अब खाना खाते समय कितना पानी पीना चाहिए, तो जो मैंने आपको एक रूल बताया था ना, कितना खाना पेट में जाना चाहिए, 1 अंजलि ठोस आहार, आधा अंजलि जितना पानी, और आधा अंजलि पेट खाली रहना चाहिए। तो आधा अंजलि पानी का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 250 ml। एक कप जितना, एक ग्लास जितना पानी खाना खाते समय पेट में जाना चाहिए, ताकि जो डाइजेस्टिव जूस बनता है वो ठीक से बन सके, और उसका चर्निंग भी ठीक से हो सके, क्योंकि पेट में चर्निंग होती है, जिससे कि डाइजेशन जल्दी जल्दी हो सके। अब ये पानी 250 ml कहाँ से आएगा? तो दाल में से आएगा, चावल में से आएगा, सब्जी में से आएगा, दही वगैरह खाया होगा तो उसमें से आएगा, सैलेड में से आएगा, मुंह साफ करने के लिए 1-2 घूंट पिया होगा उसमें से आएगा। सब मिला जुला के टोटल 250 ml से ज़्यादा पानी पेट में जाना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी पेट में जाएगा, तो जो डाइजेस्टिव जूस है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। हम जब भी कभी खाना खाते हैं, खाना पूरा होने के बाद पेट में एक डाइजेस्टिव जूस बनता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है, तीव्रता, एसिडिटी की तीव्रता 1.5 से 2.5 पीएच वैल्यू का
उसकी तीव्रता होती है। अब उसमें खाना बड़ी तेज रफ्तार से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हमने उसमें पानी मिला दिया, ज़्यादा पानी पीने से उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगर तीव्रता कम हो गई तो खाना पेट में ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा रहेगा, और ज़्यादा लंबे समय तक खाना अगर पेट में पड़ा रहेगा तो पोषक तत्व नष्ट होने लगेंगे। इसलिए खाना खाते समय बहुत ही नाप तोल के पानी पेट में जाना चाहिए। अब खाना खाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पाचन का काम चल रहा है, और जब तक पाचन पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि पाचन जो है वो एक बैच प्रोसेस है, अभी आगे फिर से आएगा ये वर्ड। एक बैच जब तक पूरी प्रोसेस होके छोटी आंत में नहीं चली जाती, तब तक उसमें जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए पानी भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं जाना चाहिए अंदर पेट में। एक बार खाना खा के खाना बंद किया, अब 2 घंटे तक पेट में पानी भी नहीं जाना चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। और 2 घंटे के बाद जब खाना पेट में से छोटी आंत में जाने लगता है, उस समय आपको जितना भी पानी पीना हो, 1-2 गिलास पानी आप पीजिए, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इस तरह से खाना खाने के पहले, खाना खाते समय और खाना खाने के बाद में पानी पीना चाहिए। अगर आप खाना पानी पीते ही रहेंगे कभी भी, तो आपकी बैच डिस्टर्ब होगी और फिर उससे एसिडिटी जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। और जैसा मैंने बताया, एसिडिटी तो सिर्फ शुरुआत है, उसके कारण छोटी आंत के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और फिर उसके लिए सर्जरी तक करानी पड़ती है लोगों को। अब दिन भर पानी कैसे पीना चाहिए? तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हम पानी पीते हैं। तो दिन में 3 मुख्य पानी पीने के समय हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। सबसे पहले तो जब सुबह उठते हैं तो खाली पेट 2-3-4 गिलास पानी पी लेना चाहिए। हो सके तो करीबन आधा से 1 लीटर पानी पेट में खाली पेट सुबह उठने के बाद में तुरंत पीना चाहिए। ये पहला समय सुबह। दूसरा, जब भी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के पहले 1-2 गिलास पानी पी के शुरू कीजिए, और एक्सरसाइज के बाद में फिर 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। ये दूसरा समय, जबकि बहुत सारा पानी एक साथ में खाली पेट पिया जा सकता है। पानी हमेशा खाली पेट ही पीना चाहिए, वही ठीक से हाइड्रेशन होता है बॉडी का। और उसके अलावा जो 3 समय है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 2 घंटे के बाद, जो मैंने अभी आपको बताया, आप 1-2 गिलास पानी पीजिए। तो दिन में 5 समय हैं, उन 5 समय पानी पी के बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट किया जा सकता है। ओके, तो ये दिन भर पानी पीने का साइंस हुआ। अब नाप तोल के पानी पीने की जरूरत नहीं है कि हम रोज 2 लीटर पानी तो पीते ही हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको ये देखना है कि आपको प्यास कब लगी, और जब प्यास लगी तब पानी पी लिया। दिन भर ऐसा घूंट घूंट में पानी पीते रहे, और जो 5 समय मैंने बताया उस समय 1-2 गिलास पानी पिया, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से प्यास लगती है। अगर पित्त प्रकृति वाला, वो जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ वाली प्रकृति होती है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति उतना पानी पीना शुरू कर दे जितना कि कफ प्रकृति वाले को पीना चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति वाले को कम प्यास लगती है और पित्त वाले को ज्यादा प्यास लगती है। तो अगर पित्त वाला उतना पानी पिए जितना कफ प्रकृति वाले को पीना चाहिए, तो उसको पथरी हो जाए, किडनी स्टोन, और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है बहुत सारी। और कफ प्रकृति वाला अगर उतना पानी पिए जितना कि पित्त प्रकृति वाले को पीना चाहिए, तो पित्त वाले को ज्यादा पीना चाहिए, कफ वाले को कम पीना चाहिए। लेकिन कफ वाला अगर ज्यादा पानी पीने लगे जितना कि पित्त वाले पीते हैं, तो उसको एडिमा हो जाए। तो कहते हैं ना, ऐसा बॉडी का ऐसा वॉल्यूम जैसा बढ़ गया हो, ऐसा सोजो આવી ગયો છે, ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में, तो पूरा सूज गया हो शरीर, ऐसा हो जाता है एकदम। और उसके कारण फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो पानी पूछ के पीने की जरूरत नहीं है कि कब पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। आपको खुद को देखना आना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, इतनी सजगता होनी चाहिए, इतनी सभानता होनी चाहिए कि हमें मालूम पड़े कि मुझे कब भूख लगी, कब नहीं लगी, कब प्यास लगी, कब नहीं लगी, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा ये आपको और कौन बताएगा। और जो फ्रिज में से निकला कुछ भी पेट में जाना नहीं चाहिए, कोल्ड वाटर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में से कोई भी चीज निकलेगी उसका तापमान बहुत कम होता है, और पेट के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। तो जब तक वापस ठंडी खाई हुई चीज 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं आती, तब तक हमारा पाचन बिल्कुल धीमा पड़ जाता है, या बिल्कुल बंद ही हो गया होता है। इसलिए ठंडी चीज हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ जीभ के काम की है, शरीर और स्वास्थ्य के लिए तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है उसके साथ में। तो ना तो ठंडा पानी और ना ही ठंडा खाना पेट में जाना चाहिए। ये जो मटके का पानी है वो बढ़िया है, वो चलेगा। और वैसे भी ये जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो भी पी सकते हैं साल भर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदत डालनी पड़ेगी।
अब कुछ ऐसी चीजें हैं खाने पीने की, अगर उससे आप बच सकें तो आपका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये सारी चीजें अगर पेट में जाएगी तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा प्रतिकूल, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो लिस्ट बहुत छोटी सी बनाई है आपके लिए, शेयर करता हूँ। तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके, तला हुआ किसको बोलते हैं? तेल में डुबोया और ऐसा बाहर निकाला, जैसे सेव, गांठिया, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, बूंदी का लड्डू, और क्या क्या आता है, समोसा, कचौड़ी, ये सब खाए हुए मुझे बरसों निकल गए, क्योंकि तला हुआ खाना मैंने पिछले 8-10 साल से खाया ही नहीं है इसलिए। और पहले रोज खाता था, लेकिन जब से मालूम पड़ा कि तली हुई चीज़ों को पेट में डाइजेस्ट होने में 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों अपना खुद का ही स्वास्थ्य बिगाड़े हैं सब चीज़ों को खा के। और बहुत ही इच्छा हो रही हो तो महीने में एक आध एक बार ठीक है चलेगा, लेकिन इसकी कुछ जरूरत नहीं है हमको खाने की। ये सब हमने मन को गलत आदतें डाली हुई है इसलिए खाते हैं। अब 1-2 साल के बच्चे को तला हुआ खिला के देखिए, वो खाता है? कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है इसलिए। फिर नॉनवेज, अंडे और लिकर, लिकर यानी कि दारू, इसको तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। ये हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। अंडे भी बिल्कुल काम के नहीं है, बच्चों को भी मत खिलाइए। ये नॉनवेज ही है। ओके, अंडा मतलब नॉनवेज, किसी भी तरह का अंडा नॉनवेज ही होता है। और नॉनवेज हमारे हमारे शरीर का जो विकास हुआ है इतने वर्षों से, लाखों सालों से, ये रॉ डाइट के ऊपर हुआ है। ये सब नॉनवेज और अंडे खा के नहीं हुआ। तो बाद में सब लोगों ने उसमें उल्टा सुल्टा हमको सिखाना शुरू कर दिया, जिसका कोई मीनिंग भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, ऐसी सब चीजें। तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। शौक के लिए भी नहीं खाना चाहिए। तला हुआ शौक के लिए महीने में एक आध एक बार ठीक है, लेकिन नॉनवेज, अंडे और लिकर तो शौक के लिए भी नहीं खाना है। सब मैं भी पहले खाता पीता था, सब बंद कर दिया, 20-22 साल हो गए। मैदे से बनी हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। बेकरी प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं, घर में होल मील के आटे में से बनाइए सब चीजें, वो खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। लेकिन जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं रेडीमेड वाला, सब कुछ बंद कर दीजिए, उसमें मैदा ही होता है। बाहर से होल मील लेके आएंगे तो उसमें भी बहुत सारा मैदा होता है। मैदे वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसका डाइजेशन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा। शुगर और मीठी चीजें, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितनी कम मात्रा में पेट में जाएगा उतना आपके लिए अच्छा। जितनी ज्यादा मात्रा में जाएगा उतना नुकसान होगा। और चाय और कॉफी तो दिन में मैक्सिमम 1 कप पी सकते, उससे ज्यादा नहीं, और वो भी बिना उबली हुई। अगर चाय या कॉफी 1 कप से ज्यादा पेट में जा रही होगी तो उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर भी। तो अगर पीना ही हो तो खाली पेट 1 कप पी लिया, लेकिन अगर उसको छोड़ सके तो बहुत ही अच्छा। और उबली हुई चाय या उबली हुई कॉफी तो कभी नहीं पीनी चाहिए, वो विष द्रव्य जैसी होती है। और शुगर मतलब कि बाजार की जो सफेद रंग की शक्कर होती है, वो शक्कर जितनी कम पेट में जाएगी उतना मन कम उत्तेजित होगा, और जितनी ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा मन उत्तेजित होगा, और बिना काम की एंजाइटी, बेचैनी बढ़ेगी आप और बच्चों की भी। और स्वीट खाने में मना ही नहीं है, लेकिन खाने के साथ में मिला के स्वीट मत खाइए। मतलब जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है वो भी कर लिया और उसके ऊपर से स्वीट भी खा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वीट 3 तरह की होती है, एक तो दूध की मिठाई है, दूसरी अनाज की मिठाई और तीसरी तली हुई। तो तली हुई तो चीजें बंद करनी है, तो बंद हो गई। अब दूध की और अनाज की मिठाई वो अलाउड है, वो खा सकते हैं, लेकिन अनाज वाले खाने के साथ में मिला के नहीं खा सकते। तो हमको किसी मिठाई खाने की इच्छा होती है तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की जगह सिर्फ मिठाई खा लिया, और 2-3-4 घंटे के बाद में जब वो मिठाई डाइजेस्ट हो जाए फिर अगला वाला खाना खा लिया। लेकिन खाने के साथ में मिला के मिठाई मत खाइए, वो बिल्कुल गलत चीज़ है और उससे आपका डाइजेशन के ऊपर बहुत खराब इफेक्ट होगा। अब दूध और दूध से बनी चीज़ें भी बंद कर देनी चाहिए, घी और दही को छोड़ के। तो दूध, और ये बच्चों के लिए 17-18 साल की उम्र तक अगर वो दूध उनको अच्छा लगता हो तो देना चाहिए। लेकिन जनरली बच्चे 8-10 साल की उम्र के बाद में दूध पीना बंद कर देते हैं और उनको दूध नहीं अच्छा लगता, तो उनको दही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार बाल्यावस्था के बाद बाहर निकल जाते हैं 10-12 साल के बाद में, तो दूध जहाँ तक हो सके बंद कर देना चाहिए। तो दूध, चीज़, आइसक्रीम, योगर्ट, मिल्क शेक, ये सब चीज़ें बंद। और 2 चीज़ें हमको रेगुलरली लेनी चाहिए दूध की, उसमें से एक तो घी और दूसरा दही। दही मतलब कि दही या छाछ और बटर मिल्क, वो भी हमको रेगुलरली लेना चाहिए। तो जो घी है वो सुबह शाम 1-1 चम्मच पेट में जाना चाहिए। और अगर घी नहीं अच्छा लगता और वो भी गाय के दूध में से, दही में से, मक्खन में से बना हुआ घी होना चाहिए,
तो सुबह शाम खाने के साथ में एक एक चम्मच खाना चाहिए अगर हो सके तो। और अगर घी अच्छा नहीं लगता तो फिर कोकोनट ऑयल खाना चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो रोज एक एक चम्मच सुबह शाम पेट में जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और दही गर्मी के सीजन में एक कटोरी जितना लंच के साथ में या ब्रेकफास्ट के साथ में रेगुलरली लेना चाहिए। बच्चों को भी उसकी आदत डालनी चाहिए। उसमें से हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक, कैल्शियम और विटामिन B12 मिलते हैं। और घी में से हमको सेचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है बॉडी को नरिशमेंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ों के अलावा बाकी के सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ तक हो सके बंद कर देना चाहिए। फिर ये गलत आदत है, उसमें से निकल जाइए कि दिन भर कुछ ना कुछ पेट में जाता ही रहता है। जितनी बार किचन में गया पेट में चला गया कुछ, जितनी बार किसी ने कुछ दिया वो भी पेट में चला गया, जहाँ दिमाग खराब हुआ, कुछ मूड ऑफ हुआ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पेट में कुछ चला गया। ये बंद करना चाहिए। बिंजिंग इज अ वेरी बैड हैबिट, वेरी वेरी बैड ईटिंग हैबिट। रिमेंबर, ये जो डाइजेशन जो है वो बैच प्रोसेस है। एक बार जितना भी खाना है वो खा लिया 15-20 मिनट के अंदर, उसके बाद में खाना बंद करना पड़ेगा ताकि वो बैच तैयार हो जाए। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होगा और पूरी बैच तैयार हो गई। अब उसका डाइजेशन शुरू होगा और वो डाइजेशन पूरा होने में 1.5-2-3 घंटा लगेगा, जो भी कुछ खाया है उसके। तब तक उसमें दूसरा कुछ भी मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो डाइजेशन पूरा का पूरा गड़बड़ होने ही वाला है। तो ये बिंजिंग की आदत में से निकल जाइए, तो बहुत खराब आदत है, बच्चों को भी है, सबको ही होती है आजकल तो। और बैच बनाने की आदत डालिए कि खाना पेट में गया, अभी बैच बनी, अब हमको 2-3 घंटे कुछ सोचना ही नहीं है खाने के बाद। ऐसा 2-3 हफ्ते के अंदर ही आपको आदत हो जाएगी। और ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव ईटन, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या खाया हुआ है उस पर निर्भर करता है कि कितनी देर में वो डाइजेस्ट होगा। और 15 से 20 मिनट में जनरली खाना हमारा पूरा होना चाहिए। 5-10 मिनट में अगर खाया है तो उसका मतलब आपने ठीक से चबाया नहीं है, और हो सकता है कि ओवर ईटिंग कर लिया होगा। रन ईटिंग ऑन द रन इज नॉट ए गुड हैबिट। तो शांति से बैठ के अगर खाया होगा चबा चबा के तो 15 से 20 मिनट लगेगा। और 20-25 मिनट से ज़्यादा लंबे समय तक खाना भी नहीं चाहिए। जैसा आधा आधा एक एक घंटे बैठ के खा ही रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो आपकी बैच कब कंप्लीट होगी। इसलिए तो 15-20 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम, उस उतनी देर में जितना खाना पेट में गया शांति से बैठ के खा लिया, अब खाना बंद कर दिया। अब 2-3 घंटे के बाद में जब फिर से भूख लगेगी तो फिर नेक्स्ट जो खाने का बारी आएगी, फ्रूट की या कुक्ड मिल की, वो खाएंगे। तो इस तरह से हमें खाने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर हमें आयुर्वेदिक प्रकृति के बारे में मालूम है कि आपकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति अनुसार जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो उसको और भी लाभ होता है। जैसे मैं वात प्रकृति का हूँ, और मेरा पूरा खाना, सिर्फ खाना ही नहीं, सब कुछ, लाइफस्टाइल पूरी की पूरी, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह सब वात प्रकृति वाले को कैसे करना चाहिए वैसा मैंने पूरा किया हुआ है, तो मुझे अतिरिक्त लाभ होता है। तो अगर आप वो जान सकें तो जानिए कि आपकी प्रकृति क्या है और आपकी प्रकृति के अनुसार क्या खाना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, गूगल पे भी मिलेगी, बहुत सारी किताबें भी हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में, छोटी छोटी, वो भी आपको उसमें से मिलेगा। अब रोल ऑफ सप्लीमेंट, ये भी एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया है कि हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि उसमें से हमको नरिशमेंट मिले। लेकिन खाना खाने के बाद में शरीर को पोषण नहीं मिल रहा और हमको कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, बार बार हो रही है। विटामिन B12 नहीं है, या कोई आयरन नहीं है, या कोई दूसरा जिंक नहीं है, या मैग्नीशियम, कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी बार बार लेबोरेटरी रिपोर्ट में आती है। अब उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आपको कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा और उसको लेके और आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को कम से कम समय में दूर करना पड़ेगा, है ना। कुछ ही हफ्तों के अंदर, 2, 4, 6, 8 हफ्तों के अंदर आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी दूर होनी चाहिए, क्योंकि शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा में रोज रोज जरूरत पड़ती है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। तो अगर कोई न्यूट्रिशन बॉडी में जितना होना चाहिए न्यूट्रिएंट नहीं होगा, तो वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन ठीक से नहीं होगी तो उसका शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें से हमको मिलते हैं खाने में से। तो आपको हमेशा आपके खाने में से न्यूट्रिएंट्स मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिलते तो तुरंत सप्लीमेंट लेके उसको दूर कीजिए। उसके बाद में खाने को सुधारिए ताकि खाने में से आपको फिर से नरिशमेंट मिलना शुरू हो। लेकिन खाने को सुधारने के बाद भी बार बार आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिटेक्ट होती है, तो उसका मतलब है कि अब आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट का मतलब है कि ये
रेगुलर बेसिस पे आपको अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि खाने में से आपको पोषण मिल ही नहीं रहा जो लेना चाहिए वो। तो ये फूड सप्लीमेंट जैसे कि बच्चे लोगों को दिया जाता है ना, कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट या इस तरह का कुछ भी, तो वो फूड सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा, और फिर वापस खाने को सुधारने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि फूड सप्लीमेंट भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर खाने को सुधार लिया तो खाने में से सब कुछ मिलना चाहिए, ओके। लेकिन अगर हमको सब कुछ ठीक से मिल रहा है और किसी तरह का डिफिशियंसी नहीं है, तो ना तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत है, ना फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। फास्टिंग टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड डिटॉक्स। अब ये उपवास का बहुत ही महत्व है, कुदरती उपचार में भी है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, बार बार पेट में गड़बड़ी हो रही है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उपवास करने की आदत डालिए। उसके लिए आपको सलाह लेनी पड़ेगी किसी जीवन शैली सलाहकार से, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट से, या किसी नेचुरोपैथ डॉक्टर से, कि उपवास किस तरह से किया जा सकता है। वीकली उपवास होगा या डेली वाला होगा या महीने वाला होगा, वगैरह वगैरह, और फिर उस तरह से उपवास करिए। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भेजने वाला हूँ लेक्चर पूरा होने के बाद। जो जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा उनको सबको, उसमें 1 घंटे का मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग है कि घर पे रह के एकदम सेफली उपवास कैसे किया जाता है। तो उसको सुन के भी आप जान सकते हैं कि उपवास कैसे कर सकते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारी मदद आपको मिल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं भेजूंगा अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमारा पहला टॉपिक था, डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसमें पूरा 1 घंटा चला गया। अब बाकी का जो आधा से पौना घंटा है, अबाउट 30 to 45 मिनट्स, उसमें हम एक्सरसाइज और बाकी की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें। हमारे शरीर की संरचना ठीक से बनी रहे, बॉडीली स्ट्रक्चर, और हमारे शरीर के जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम करते रहें, फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके लिए शरीर को श्रम पहुंचे उतनी कसरत डेली मिलना बहुत जरूरी है। फिजिकल वर्कआउट, श्रम पहुंचे ऐसी कसरत, बिना कसरत के ये शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। खास करके ओल्ड एज में तो बहुत ही तकलीफ आने वाली। अगर ओल्ड एज में हमें तकलीफ ना आए, ये आप चाहते हो, तो जितनी जल्दी हो सके बढ़िया क्वालिटी का एक्सरसाइज का प्रोग्राम बना के एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक एक करके आपके शरीर के अंग काम करना बंद करने ही वाले हैं। कितनी एक्सरसाइज? अगर आपका दिन भर का काम ऐसा है कि जिससे आपके शरीर को पूरी श्रम पहुंच जाता है, उतनी कसरत मिल जाती है, तो आपको कुछ अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका दिन भर का जो हलन चलन, आपको जितना वर्कआउट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता उससे, तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे योग वगैरह है, एरोबिक्स है, कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, जो आपको अच्छा लगे। कम से कम 30 मिनट डेली, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको थकान नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आपको थकान नहीं लगती, उतनी देर तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आप थक जाते हो, तो उसका मतलब है कि आपने जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है। आपको जरूरत नहीं थी उतनी एक्सरसाइज आपने कर ली। तो एक सिंपल रूल है कि आपकी क्षमता का 50% कीजिए। क्षमता का मतलब क्या है? जितनी देर एक्सरसाइज करने से आपको थकान महसूस होनी शुरू होती है, उसका आधा कीजिए। तो जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे होते, वो तो 10 मिनट में ही थक जाएंगे। लेकिन जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और 2-4 महीने करना शुरू करेंगे, तो उनका स्टेमिना बढ़ने लगेगा। तो उनको मालूम पड़ेगा कि 1-1.5 घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद में थकान लगती है, तो उसका आधा करिए। 1 घंटे में थकान लगती है तो आधा घंटा कीजिए। 1.5 घंटे में थकान लगती है, 45 मिनट्स कीजिए। तो अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद में थकान ही नहीं लगती, तो वो इशू ही नहीं रहेगा कि एक्सरसाइज करके थक जाते हैं इसलिए हमने एक्सरसाइज नहीं की। एक्चुअली तो उल्टा होता है। अगर आपने सही तरीके से व्यायाम किया होगा, तो आपको स्फूर्ति का एहसास हो। और एक्सरसाइज करने का समय सुबह कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शरीर को और मन को आराम मिला होता है रात की नींद से, वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उस समय एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सुबह टाइम नहीं मिलता, तो दोपहर में और शाम को और आधी रात को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही नियम वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, और वो है पेट खाली होना चाहिए।
पेट खाली है तो कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले, समय मिलता हो तो समय कीजिए। कई बार सीनियर सिटीजन मेरे पास में आते हैं और वो मुझे बोलते हैं रात को नींद नहीं आती, क्या करें? तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज कीजिए। एक तो दिन में कीजिए, जो आपका समय है निश्चित, उस निश्चित समय पे कर लीजिए, और उसके अलावा रात को जब नींद नहीं आती हो तो फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। वो करना शुरू करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और फिर कुछ दिनों में तो रात को भी नींद बढ़िया आने लगती है उनको। अब कौन सी एक्सरसाइज करें? तो किसी एक ही एक्सरसाइज से काम चलने नहीं वाला, क्योंकि अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह की एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जोड़ों को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, मसल्स को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, हड्डियों को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, बोन्स। फिर हमारे फेफड़ों को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, हृदय को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए, मन को अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए। अब ऐसी कोई एक एक्सरसाइज ही नहीं है जिसको करने से शरीर के सभी अंगों को सब तरह की कसरत मिल जाए। तो हमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज का एक कार्यक्रम बनाना पड़ता। और मैं जो रोज, मेरा जो रेगुलर कार्यक्रम मैं पिछले करीबन 25-30 साल से कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ। सबसे पहला काम, योग या योग जैसा एक दूसरा कार्यक्रम बनाइए जिससे कि आपको कम से कम 45 मिनट का वर्कआउट मिले। वर्कआउट का मतलब है श्रम पहुंचना चाहिए लेकिन थकान नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो मैं योग का कार्यक्रम मेरा खुद का है, वो करता हूँ 45 मिनट का। हफ्ते में 4 से 5 दिन कीजिए, 4 से 5 दिन योग का कार्यक्रम। उसमें सूक्ष्म क्रिया, आसन और प्राणायाम का मिला जुला कार्यक्रम होना चाहिए, और वो बिल्कुल आराम से करते हुए बिल्कुल सही टेक्निक से करना आना चाहिए। जबरदस्त लाभ होगा ये प्रोग्राम करना। तो ये पहली 3 तरह की एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ उसमें से ये पहला, और ये आपको भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि 3 तरह की कसरत आप भी कीजिए। तो पहली, योग या योग जैसी वर्कआउट जो मिलता हो ऐसी कसरत हफ्ते में 4 से 5 बार। दूसरी, मीडियम इंटेंसिटी वॉकिंग, और ये डेली होना चाहिए 20 मिनट कम से कम। अगर ज़्यादा समय है तो ज़्यादा कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा वॉकिंग कर लिया और योग नहीं किया। नहीं, वो योग का कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। ये वाला कार्यक्रम जो है ये दूसरा, मिनिमम 20 मिनट्स। और मीडियम इंटेंसिटी का मतलब है 1 मिनट में 80 से 100 कदम, उससे ज़्यादा तेज रफ्तार नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरी एक्सरसाइज डेली। और तीसरी एक्सरसाइज है कार्डियोवेस्कुलर, जैसे कि सूर्य नमस्कार, साइकिलिंग, स्विमिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकें 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, हफ्ते में कम से कम 1 बार ये करना जरूरी है। हफ्ते में 1 बार ये 3 तरह की एक्सरसाइज, योग, वॉकिंग और कार्डियोवेस्कुलर, इस तरह की एक्सरसाइज का कार्यक्रम बना के अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर ही जबरदस्त लाभ होने लगेगा। अगर आपका एक्सरसाइज का कार्यक्रम जांचना हो कि सही है कि नहीं, तो उसको जांचने का ये क्राइटेरिया है, मापदंड। 5 चीजें होनी ही चाहिए 2 महीने के अंदर। पहली चीज, फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शरीर का लचीलापन बढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, शारीरिक ताकत, स्टेमिना बढ़ना चाहिए, इंड्योरेंस, आपको एक्सरसाइज करने के बाद में एनर्जाइजिंग लगना चाहिए, स्फूर्ति का एहसास होना चाहिए। और पांचवी चीज जिसका आपको एहसास होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, वो है मानसिक तनाव अपने आप ही कम होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको मानसिक तनाव था तो एक्सरसाइज करने के बाद में वो खत्म हो गया, और नया मानसिक तनाव पहले जितना जल्दी होता था अभी उतना हो नहीं रहा। ये पांचों चीजें इस बात का मापदंड है कि आप जो एक्सरसाइज का कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी सही है और आपके करने का तरीका भी सही है। दोनों चीजें सही होनी चाहिए। इन 5 में से 3 या 4 चीजें हो रही हैं और दूसरी कोई 1 या 2 नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपको आपके एक्सरसाइज के कार्यक्रम को सुधारना पड़ेगा या उसके करने के तरीके को सुधारना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज या प्राणायाम जिससे कि आपको हानि हो सकती है उसको मत करिए। और ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी है और उस बीमारी में अगर कोई योगिक क्रिया या प्राणायाम या कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो करना शुरू रखेगा, उसको और भी हानि होने लगेगी। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है और वो कपालभाति प्राणायाम किए जा रहा है तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को हर्निया की तकलीफ है और वो त्रिकोण आसन जैसा कोई या पश्चिमोत्तानासन जैसा कोई आसन कर रहा है तो हर्निया और भी बढ़ सकता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका फिटनेस लेवल क्या है,
आपकी उम्र कितनी है, और आपको कोई बीमारी है तो कौन सी बीमारी है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह करने से आपको लाभ हो, ये जानना बहुत जरूरी है। अब तीसरी चीज, हमारी जीवन शैली को सुधारने के लिए आराम और विश्राम, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। बिना आराम और विश्राम के ये शरीर और मन ठीक से काम कर ही नहीं सकता। सही तरीके से हमारा शरीर और मन काम करे, उसके लिए उसे पर्याप्त विश्राम देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी के कारण हो जाएगी। जब हम विश्राम करते हैं तो उससे हमारी जीवन शक्ति, जो लाइफ फोर्स है, जिसको वाइटल एनर्जी भी कहते हैं, वो रिचार्ज होती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन में बैटरी होती है और दिन भर फोन का उपयोग करने से वो बैटरी धीरे धीरे खर्च होती जाती है, उसका पावर, फिर वो धीरे आगे जाके फ्लैट हो जाती है। तो उसको जब हम फिर से रिचार्ज करते हैं तो अगले दिन फिर से वो पूरा दिन काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी तरीके से हमारे शरीर में और मन में जो भी कुछ काम चल रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को कुदरती उपचार में या योग की भाषा में जीवन शक्ति कहा जाता है। और ये जीवन शक्ति खर्च होती है, और खर्च होने के बाद में उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है, और वो आराम करने से रिचार्ज होती है। तो पर्याप्त विश्राम मिले उसके लिए हमें आराम करना पड़ता है। आराम करेंगे तो विश्राम होगा, रेस्ट करेंगे तो रिलैक्सेशन होगा। तो आराम कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुदरत ने रात की नींद बनाई है। अगर हमें 7 से 8 घंटा बढ़िया क्वालिटी की अगर नींद आती हो, रेस्टफुल स्लीप, मतलब कि सोने के बाद हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमको आराम लिया और हमको विश्राम मिला, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये तो बड़े भाग्य वालों को आती है। अगर हमें रात को नींद आती है तो उससे क्या क्या हो सकता है? हमारी दिन भर की थकान गायब हो जाएगी, इट रिमूव्स टायर्डनेस। हमारी जीवन शक्ति फिर से रिचार्ज हो जाएगी, बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज। और हमारे शरीर में जो टूट फूट हुई होती है, जो वेयर एंड टेयर चल रहा होता है दिन भर में, उसमें भी रिपेयरिंग का काम होता है। कोई न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस हो गया हो, उसका रिप्लेनिशमेंट का काम होता है। ये सब जब हम आराम कर रहे होते हैं तो बड़ी तेज रफ्तार से होता है। तो अच्छी क्वालिटी की नींद, और अच्छी क्वालिटी की नींद से बढ़िया क्वालिटी का विश्राम बहुत ही आवश्यक है। तो नींद बहुत जरूरी है। नींद अच्छी तरीके से नींद आए उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, लेट नाइट अवॉइड करना पड़ेगा। लेट नाइट का मतलब है 9 साढ़े 9 बजे के बाद में जगना नहीं चाहिए। अगर जग रहे हैं तो लेट नाइट हो ही गया। जहां तक हो सके 10 बजे के पहले नींद आ ही जानी चाहिए। उसका मतलब है 9 बजे के आसपास में बिस्तर में पहुंच ही जाना चाहिए। और 14-15 साल की उम्र तक तो निश्चित रूप से 9 बजे के अंदर बिस्तर में पहुंच ही जाना चाहिए। और उसके बाद में भी 9 बजे, मैं अभी आजकल मेरा पिछले कई सालों से 15-20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 9 बजे बिस्तर के अंदर पहुंच जाता। और अपने आप ही सुबह बिना अलार्म के कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे नींद खुल जाती है। क्योंकि हमको 7 घंटे से ज़्यादा नींद आ ही नहीं सकती। तो अगर हम जल्दी सो रहे हैं, अपने आप ही सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी। आदत डालने में 2-3 हफ्ता लगेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि जल्दी सो तो गए लेकिन नींद तो आ ही नहीं रही, तो शांति से पड़े रहिए आंख बंद करके, और धीरे धीरे नींद आ जाएगी आपको। 2-3 हफ्ते में आदत पड़ जाएगी। फिर तो जैसे ही बिस्तर पे पड़े 5-10 मिनट में नींद आ गई। आदत डालनी पड़ती है, पड़ जाती है। और क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मच बेटर इफ यू स्लीप अर्ली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें 7-8 घंटा नींद की जरूरत पड़ती है। तो आप सोचेंगे कि अगर 12 बजे सोते हैं और सुबह 7-8 बजे उठते हैं, 7-8 घंटे की नींद तो हो ही गई, तो काम बन गया, विश्राम मिल गया होगा। और अगर 9 बजे सो के सुबह 4 बजे उठेंगे तो भी 7 घंटे हुए, तो दोनों एक ही जैसा हो गया। लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है। लेट सो के 12 बजे सो के अगर सुबह 7-8 बजे उठते हैं तो पूरा विश्राम कभी मिलने ही नहीं वाला। पूरा दिन ऐसा आलस में जाएगा। और पहले मैं ऐसे ही किया करता था, क्योंकि 10 बजे के बाद में मेरी नाइट लाइफ शुरू होती थी और 11-11, 12-12 बजे सोया करता था। लेकिन अभी पिछले कई सालों से 9 बजे सो जाता हूँ। तो नींद की क्वालिटी में इतना इंप्रूवमेंट हो गया कि मुझे 7 घंटा नींद ही नहीं आती। 6-6.5 घंटे में ही मुझे पूरा विश्राम मिल जाता है, क्योंकि नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ तो नींद की आवश्यकता कम हो गई, सुबह अपने आप ही नींद खुल जाती। तो क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, इससे आपकी समय की बचत होगी। समय की बचत होगी
तो जो काम करने के लिए आपके पास समय नहीं है वो समय मिल गया आपको। मुझे कई बार जब लोग आके बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन समय कैसे निकालें, तो मैं उनको बताता हूँ आइडिया, अभी अगला आएगा योग निद्रा के द्वारा। तो आप दिन में इतना इतना कीजिए तो आपको रोज 1.5 घंटे का सेविंग होगा। 1.5 घंटे का सेविंग हो गया तो आप रोज 1 घंटा योग कीजिए और दूसरा 15-20 मिनट के लिए योग निद्रा कीजिए और 15-20 मिनट के लिए वॉकिंग कीजिए। आपके पास में समय ही समय है। विश्राम के लिए एक बहुत ही अच्छा, और जब भी कभी आपको लगे कि थकान लगी है विश्राम लेना आना चाहिए। और ये विश्राम का एक सबसे बढ़िया तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। खाना खाने के बाद में अगर हो सके तो 10-15 मिनट के लिए ऐसे बैठिए, जैसे अभी मैं बैठा हूँ उस तरह से सिर्फ बैठिए आराम से। और उसमें फिर आपको जो भी कुछ करना हो, टीवी देखना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, फोन करना हो, कुछ भी वो काम कर सकते हैं लेकिन बैठ के। तो उससे डाइजेशन ठीक तरीके से शुरू हो सकेगा। इसलिए इट इज फेवरेबल टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बैठने की आदत डालिए और उसके बाद में फिर जो भी कुछ करना है वो कीजिए। अगर खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट बैठने के बाद में आपको अपना काम शुरू करना है तो वो कीजिए। और अगर दोपहर में आपको 10-15 मिनट की नींद लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट से ज़्यादा की झपकी मत लगाइए। वो जो 1-1 घंटे का सोने वाला काम है दोपहर में वो बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर दोपहर में आप 10-15 मिनट से ज़्यादा सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। दोपहर में आधा घंटा सोएंगे, रात को 1 घंटा नींद नहीं आएगी। रात को अगर ठीक से सोना हो दोपहर में सोना बंद करना पड़ेगा। सिर्फ 10-15 मिनट की झपकी वो चलेगा, उससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा। उससे ज़्यादा लंबा नहीं सोना, लेकिन ये भी कब, 10-15 मिनट बैठने के बाद। खाना खाया, 10-15 मिनट बैठे, फिर 10-15 मिनट की झपकी, उससे ज़्यादा नहीं। अब जब भी कभी हमको थकान लगती है, उस थकान को दूर करने का एक बहुत ही बढ़िया योगिक टेक्निक है, उसको कहते हैं योग निद्रा। 10-15 मिनट सही टेक्निक से योग निद्रा करने से शरीर और मन को इतना विश्राम मिलता है जितना कि 1 घंटा नींद से भी नहीं मिलता। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अगर आप दिन में 2 बार योग निद्रा करेंगे तो आपको 1.5 घंटे का सेविंग हो जाएगा। और वो 1.5 घंटे में आप आधा 1 घंटा योग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जो भी कुछ करना है सब करने के बाद में भी आपका पूरा दिन जैसा कि वैसा अभी था वैसे कि वैसे ही मिलेगा आपको पूरा। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। अब एक दूसरी चीज जो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ में, वो ये योग निद्रा का ऑडियो रिकॉर्डिंग। 20 मिनट योग निद्रा का मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग उन सब लोगों को मैं भेजूंगा जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसको सुनते हुए योग निद्रा की प्रैक्टिस कम से कम दिन में 1 बार कीजिए। और अगर आपको कोई बीमारी है तो दिन में 2 बार कीजिए, और फिर देखिए कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर और आपकी बीमारी के ऊपर उसका कितना जबरदस्त इफेक्ट होता है। एंड रिमेंबर, द टाइम टू रिलैक्स इज व्हेन यू डोंट हैव इट। जनरली लोग बोलते हैं अरे ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करना भी है, लेकिन टाइम ही नहीं है। बस उन्हीं लोगों को ये सब करने की खास जरूरत है। चौथी चीज जीवन शैली को सुधारने के लिए डेली रूटीन। इसमें सिर्फ 3 बातें मुझे आपको बतानी, 2 मिनट लगेगा। हमें अपने जीवन को नियमित बनाना है। वी हैव टू रेगुलराइज अवर लाइफ। और ये नियमितता लाना बहुत जरूरी है। नियमितता अगर आ गई तो बाकी का सब काम बहुत ही इजी हो जाएगा। और नियमितता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सुबह से लेके रात को सोने के लिए गए तब तक कितने बजे क्या करेंगे इसका एक टाइम टेबल बनाइए। हो सकता है कि हर एक सीजन का अलग अलग टाइम टेबल हो, और जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य सुधार हो टाइम टेबल बदल सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम टेबल है तो रेगुलरिटी आएगी ही। हो सकता है कि शुरुआत में सिर्फ 50% टाइम टेबल फॉलो हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% तो हो रहा है। साल 2 साल में 60-70% होने लगेगा, 8-10 साल में 75-85%, 90 तक पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर टाइम टेबल ही नहीं है तो बार बार चूक होगी। कभी मूड अच्छा नहीं है, कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी हमको कहीं बाहर जाना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो टाइम टेबल के बिना रेगुलरिटी आने ही नहीं वाली। तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, रोज पेट साफ आना चाहिए। तो कुछ भी प्रयास करके दिन में कम से कम 1 बार आपका पेट साफ आए, वो प्रयास कीजिए। अगर 1 से ज़्यादा बार पेट साफ आता है तो कोई हानि नहीं है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 4 या 5 बार टॉयलेट जाते हैं तो बहुत ही गंभीर परिणाम उसके आने वाले हैं, खराब परिणाम आने वाले। तो रोज कम से कम 1 बार पेट साफ आए उसके लिए जो प्रयास करना हो
मॉडर्न मेडिसिन लेना हो तो वो लीजिए, कोई होम्योपैथी रेमेडी लेनी हो तो वो लीजिए, कोई आयुर्वेद का चूर्ण फांकी लेना हो तो वो लीजिए, कोई नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट लेनी हो तो वो लीजिए, कोई योग की क्रिया करनी हो तो वो कीजिए, जो भी कुछ इलाज, जो भी कुछ तरकीब करनी हो, लेकिन रोज दिन में कम से कम एक बार पेट साफ आना ही चाहिए। और ये मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ अगर आप ये करेंगे तो फिर अपने आप ही रोज एक बार पेट साफ अच्छे से आने ही लगेगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब आखिरी जो हमारा जो है टॉपिक कि जो दिन भर का जो मानसिक तनाव है उसके बारे में हम क्या करें, क्योंकि अगर हमें सचमुच में लाइफ को एंजॉय करना हो तो उसके लिए माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। और ये सब कब होगा? तो प्रयास करेंगे तो होगा, नहीं तो बार बार स्ट्रेस के कारण आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिविटी के कारण, या आपकी रेजिलियंस यानी कि तनाव को झेलने की क्षमता ही कम है, बार बार दिक्कत आएगी। तो जनरली स्ट्रेस के बारे में जो समझना है वो एक ही स्लाइड में बड़े संक्षिप्त में आपको मैं समझा देता हूँ कि जब भी कभी मानसिक तनाव होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में रिलीज होंगे, उनका सिक्रीशन होगा, उनका स्त्राव होगा, ब्लड सर्कुलेशन में वो फैल जाएंगे। और अगर स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारी बॉडीली सिस्टम्स के ऊपर पड़ेगा, डाइजेशन के ऊपर, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मल बाहर निकलता है उसके ऊपर, हीलिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, जितनी भी बॉडीली सिस्टम्स है ज्यादातर अफेक्टेड होंगी उससे। और हमारा शरीर के सारे अंग ठीक से काम करते रहें तो ही हमारा स्वास्थ्य ठीक से बना रहेगा। तो स्वास्थ्य ठीक से बना रहे उसके लिए मानसिक तनाव के बारे में भी कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि ज्यादातर बीमारियां स्ट्रेस के कारण होती है। तो स्ट्रेस होता है, ये भी हकीकत है, और उसको दूर किया जा सकता है, ये भी संभव है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द स्ट्रेस। जो डे टू डे वाला स्ट्रेस है उसकी बातचीत चल रही है, अलग अलग कारणों से जो हमें मानसिक तनाव होता है तो दूर कैसे करें उसकी बात चल रही है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? तो एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, जो काउंसलर्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि मानसिक तनाव को कैसे दूर करें, दोबारा ना आए उसके लिए क्या किया जाए। फिर जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, ड्रग थेरेपी से हमको मानसिक तनाव में से कैसे बाहर निकला जाए, डिप्रेशन एंग्जाइटी से कैसे बचा जाए, वो सब हमको बताते हैं, वो हमको मदद कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के द्वारा भी हमारी क्षमता को, रेजिलियंस को बढ़ाया जा सकता है, मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। लेकिन कुदरती उपचार और योग के द्वारा भी मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। उसमें क्या होता है वो आपको बड़े संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली, करेक्टिव एक्शन, मतलब अभी जो मानसिक तनाव है उसको कैसे दूर किया जाए किसी भी तरकीब से। और फिर दूसरी दो चीजें, रेजिलियंस को कैसे बढ़ाया जाए, मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, और प्रिवेंटिव मेजर यानी कि मानसिक तनाव उत्पन्न ही ना हो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये तीनों चीजों को, करेक्टिव एक्शन, रेजिलियंस को कैसे बढ़ाना और प्रिवेंटिव मेजर, इसके लिए मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो करेक्टिव मेजर उसमें क्या करना है, दो चीजें बड़े आराम से कर सकते हैं। तो किसी भी कारण से अगर हमें अभी मानसिक तनाव है तो क्या करेंगे कि ये तनाव दूर हो सके या कम हो सके? दो चीजें, और इसका डेफिनेट इफेक्ट आपको दिखाई देगा। सबसे पहली चीज, योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए। और वो जो मैंने बताया हुआ है आपको उस तरह से, जो मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनते हुए, जैसे ही आपका योग निद्रा का सेशन पूरा होगा, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होंगे वो सब न्यूट्रलाइज हो गए होंगे। उसकी टेक्निक सही करने में आपको हो सकता है 2-3 हफ्ता लगेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते में आपको टेक्निक ठीक से आ गई, फिर डेफिनेटली आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। तो जो मानसिक तनाव जो जो हुआ करता था, उसके कारण जो स्ट्रेस हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन में होते थे, और उसका प्रभाव जो हमारे शारीरिक बॉडीली सिस्टम्स के ऊपर जो होता था, उसमें से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी चीज, रेस्ट कीजिए, समय पे सोइए, थोड़ा बीच बीच में 5-5 10-10 मिनट के लिए आराम कीजिए, रात को जल्दी सो जाइए ताकि नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो। दो चीज कीजिए तो आपका जो रोज के रोज का तनाव है निश्चित रूप से कम होने लगेगा, और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रोज के जो तनाव को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। अगर मुझे किसी कारण से कोई तनाव उत्पन्न होता भी है
तो वो आज के आज ही रिजॉल्व हो जाता है, वो कल पर जाता ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। प्रिवेंटिव मेजर, अब नया तनाव उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारी जीवन शैली को सुधारने से निश्चित रूप से आपका मानसिक तनाव जो नए उत्पन्न होते हैं उसमें कमी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ में हो रहा है। पहले मुझे जो मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ करता था, उसके तुलना में अभी बहुत ही कम मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि मेरा जीवन शैली, जो मेरा तरीका है, जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है। इसलिए तो अपनी जीवन शैली को सुधारिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया है कि 1 घंटा 15 मिनट के अंदर, वो सब जीवन में उतारिए, तो धीरे 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 आपको इसका अनुभव होने लगे। पहले जिन जिन परिस्थितियों में और जिन जिन कारणों से मानसिक तनाव उत्पन्न होता था, उसमें भारी कमी आएगी, ये निश्चित है। जीवन शैली को सुधारना। और दूसरी चीज, रेज योर अवेयरनेस, आपकी सजगता को बढ़ाइए कि दूसरा काम आपको करना चाहिए। तो सजगता को जितना जितना बढ़ाएंगे, उतना उतना मानसिक तनाव अपने आप ही कम होगा। ऐसा कहा जाता है योग में भी और जीवन शैली का जो 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 साइंस है उसमें भी, कि जितनी जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी जितनी सजगता बढ़ेगी, उतना उतना मानसिक तनाव अपने आप ही कम होने लगेगा। उसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। सजगता को कैसे बढ़ाया जाए? सजगता को बढ़ाने के लिए हमें धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। धर्म का कौन सा रास्ता? जो आपको अच्छा लगे। धर्म के रास्ते पे चलना इसलिए है ताकि हम गलत काम करने बंद कर दें, क्योंकि गलत काम करेंगे तो अधर्म का रास्ता हुआ। और जो भी कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, उसको मानसिक तनाव होने ही वाला है, क्योंकि कुदरत का नियम है। हम चाहें या ना चाहें, अपने आप ही तनाव उत्पन्न होगा जब भी कभी कोई गलत काम करेंगे तब। तो धर्म का रास्ता आप निश्चित कीजिए कि कौन से धर्म के रास्ते पे आपको चलना है, और उसका परिणाम देखना आना चाहिए कि हम इस धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और अभी हमको उसका परिणाम मिलने लगा। ऐसे बहुत सारे धर्म के रास्ते में, ऐसे एक धर्म, और यह प्रचार करने के लिए नहीं है, सिर्फ उदाहरण देने के लिए है, अष्टांग योग का रास्ता। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र की रचना की आज से 2200 साल पहले। उसमें उन्होंने अष्टांग योग समझाया है। तो अष्टांग योग अभी आजकल सबको मालूम हो गया है, योग का बहुत प्रचार है। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, जितना जितना जीवन में उतारेंगे, उतना उतना निश्चित रूप से मानसिक तनाव के ऊपर नियंत्रण आने लगे। तो जब हम यम की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेन, यानी कि जो हमसे गलतियां हो रही हैं उसको बंद करेंगे, 5 यम, तो बाहरी व्यवहार में शुद्धि आने लगेगी। तो वो कौन सी 5 गलतियां होती है, उसको कैसे सुधारेंगे, क्या प्रैक्टिस करना है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन 5 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सत्य की प्रैक्टिस करने के लिए हमें ईमानदारी से रहना पड़ेगा, तो बेईमानी बंद करनी पड़ेगी, बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। अहिंसा की प्रैक्टिस करने के लिए हिंसा छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब है दूसरों को दुख ना पहुंचे उस तरह से रहना पड़ेगा, व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, उसका मतलब है मन में से ऊंच नीच की भावना को निकालना पड़ेगा। एक आत्मीय भाव आना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे दूसरे लोग भी हैं। वो आत्मीय भाव कब आएगा? जब ऊंच नीच की भावना जाएगी। अपरिग्रह, जो हमारा नहीं है उस पर हमें अधिकार नहीं जमाना चाहिए, तो चोरी करना बंद करना पड़ेगा। और 5वां अपरिग्रह, उसके लिए लालच नहीं होना चाहिए। लालच होगा, मानसिक तनाव होने वाला है। तो जब हम ये 5 तरह की गलतियां बंद करते हैं, अपने ऊपर रिस्ट्रेन लाते हैं, तो हमारा बाहरी व्यवहार शुद्ध होता है। बाहरी व्यवहार शुद्ध होगा तो बाहरी व्यवहार, गलत व्यवहार के कारण जो तनाव उत्पन्न होता था उसमें से मुक्ति मिल गई। उसी तरीके से नियम, सेल्फ ऑब्जर्वेंस, ये भी 5 होते हैं। शौच, तपस, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम, इसका जब हम जीवन में उतारने का काम करते हैं तो हमारा आंतरिक व्यवहार शुद्ध होता है। तो आंतरिक व्यवहार की गड़बड़ी से जो मानसिक तनाव उत्पन्न होते थे, उसमें भी हमको मुक्ति मिल गई। बाहरी व्यवहार सुधर गया, आंतरिक व्यवहार सुधर गया। और क्या कर सकते हैं? अगर और सजगता को आगे बढ़ाना हो तो और भी काम किया जा सकता है, अगर करना हो तो। प्रत्याहार, नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है, यानी कि अनासक्ति को बढ़ाया जा सकता है और आसक्ति को दूर किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे? सुबह शाम 2 बार 20-20 मिनट के लिए योग निद्रा की प्रैक्टिस करने से आपको
आपकी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आने लगेगा, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। तो इंद्रियों में नियंत्रण न होने के कारण जो मुसीबत आती थी उसमें से बच जाएंगे, बहुत बड़ा काम हो गया। और क्या कर सकते हैं, और भी आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मन के ऊपर नियंत्रण लाने का काम कर सकते हैं कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना। मन के ऊपर अगर नियंत्रण आ गया तो वर्तमान में जीना आ जाएगा, और जितने भी दुख हैं वो सब या तो भूत में या भविष्य में। वर्तमान में तो दुख का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में रहना आए कैसे, उसके लिए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धारणा का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके भी आगे अल्टीमेट मैक्सिमम क्या काम किया जा सकता है, तो मन को निर्विकार बनाया जा सकता है। वी कैन प्यूरिफाई द माइंड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। तो अगर मन ही निर्विकार बन जाता है तो मन में तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर मन में तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा तो जो दुख है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सबको करने की जरूरत है या नहीं, ये आपको सोचना है। लेकिन आपको अगर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना हो तो कितना आगे बढ़ा जा सकता है वो मैंने आपको बताया, और ये शॉर्ट में बताया। इसके बारे में और आगे डिटेल में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी दिनचर्या जो डे टू डे लाइफ होती है, रेगुलर लाइफ, उसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक तो अवेयरनेस बढ़ेगी जबरदस्त, वो तो होगा ही होगा। मेंटल क्लैरिटी, सोचने में स्पष्टता आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं पर कोई हमको दुविधा नहीं होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कंसंट्रेशन, मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बहुत ही बढ़ जाएगी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी दिखाई देगा, क्योंकि माइंड हैज बिकम सो क्रिएटिव। कॉम्प्रिहेंशन एंड परसेप्शन, किसी भी चीज को बहुत ही कम समय में गहराइयों तक जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन एंड परसेप्शन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थिंकिंग, हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे और डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। इसके अलावा जो आध्यात्मिक विकास होगा वो अलग, दृष्टा भाव में जीना आ जाएगा, मन समता भाव में स्थापित हो जाएगा, मन निर्विकार हो जाएगा। ये सब उसके आध्यात्मिक लाभ होते हैं। अब ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया इसके बारे में थोड़ा सोचिए। सोचने के बाद में मन को तैयार करिए, धीरे धीरे मन की आदतों को बदलेंगे। ये सब कुछ हो सकता है, जो जो मैंने बताया सब कुछ हो सकता है, मैंने भी किया है, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी यही सब फायदा हो रहा है। और करते करते कितना फायदा हुआ है मुझे, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। 35-36 साल की उम्र में जब मैंने ये सब जीवन में उतारना शुरू किया था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, और बहुत सारा प्रयोग करना पड़ा था, क्योंकि ये कोई एक ही बार में बताने वाला तो मुझे कोई मिला नहीं। आपको तो मैंने मेरे इतने सालों का अनुभव एक ही सिटिंग में बता दिया, तो मुझे तो कोई मिला ही नहीं, तो मुझे सब प्रयोग करके सीखना पड़ा। धीरे धीरे करते करते उस समय मेरा जो फिटनेस लेवल था, और आज 60 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 60 आज जो मेरा फिटनेस लेवल है, जमीन आसमान का अंतर। 60 साल की उम्र में मैं 35 साल की उम्र में जितना फिट था उससे ज्यादा फिट हूँ, फिजिकली भी और मेंटली भी। स्टेमिना भी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा, काम करने की क्षमता भी ज्यादा, और स्वास्थ्य के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ा वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहले मैं हर 3-4 महीने में एक बार बीमार पड़ता था और फिर दवाई खा के ठीक होता था। जैसे जैसे जीवन शैली में सुधार होना शुरू हुआ, मेरा बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। पहले 3-4 महीने में होता था, अभी 4-6 महीने में होने लगा, फिर 6-8 महीने में होने लगा, फिर 8-10 महीने में एक बार, फिर 10-12 महीने में, पूरा साल भर निकल जाता और बीमार नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ बीच बीच में। और बीमार पड़ने की ड्यूरेशन, पहले 2-2, 3-3 हफ्ते लगातार बीमार पड़ता था, अब वो ड्यूरेशन भी कम होने लगा। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया और वो आपके साथ में मुझे शेयर करना है। 2007 से मैंने उसको रिकॉर्ड करना। 2007 में मैं 2 बार बीमार पड़ा, एक बार 7 दिन के लिए और एक बार 3 दिन के लिए, और दोनों बार मुझे फ्लू हुआ। और फ्लू के जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, नाक बहना, कफ, कोल्ड, सर्दी खांसी, बुखार आना, भारी भारी लगना, आंख में भारीपन, शरीर का दुखना, वो सब चीज होती थी। और बिना दवाई खाए सिर्फ कुदरती उपचार, जीवन शैली को सुधारने से मुझे वो अपने आप ही सब ठीक हो गया। 2008 में मुझे सिर्फ एक ही बार बीमार हुआ। ये मेरे जीवन का पहला साल था कि पूरे साल में मुझे सिर्फ एक ही बार 7 दिन के लिए फ्लू हुआ, और बिना दवाई खाए उपवास करने से ठीक हो गया। 2009 में मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए बुखार आया, फ्लू पूरा का पूरा नहीं हुआ, सिर्फ बुखार आया और अपने आप ही ठीक हो गया। आराम किया, विश्राम किया, उपवास किया,
ठीक हो गया। 2010 में मैं सिर्फ एक दिन के लिए मुझे बुखार आया, अपने आप ही ठीक हो गया, विश्राम किया, ठीक हो गया। 2011 मेरे जीवन का पहला ऐसा साल था कि पूरा का पूरा साल निकल गया और मुझे कुछ भी बीमारी नहीं हुई, न डायरिया, न डिसेंट्री, न वोमिटिंग, न सर्दी, न खांसी, न बुखार, कुछ भी नहीं। और उसके अलावा दूसरी कोई बीमारी तो है ही नहीं, न उस समय थी न अभी है। 2012 में 613 दिन के बाद में मुझे 2 घंटे के लिए बुखार आया, ऐसा फीवरिश लगा, अपने आप ही ठीक हो गया। और मॉडर्न साइंस वाले तो इसको बीमारी मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा 2 घंटे का बुखार तो लोगों को कितनी बार आता है साल भर में, उसको बीमारी गिनते ही नहीं वो लोग। 2013 में सिर्फ 2 दिन के लिए नाक में से पानी निकला, अपने आप ही बंद हो गया, आराम किया, उपवास किया, बिना दवाई के सब ठीक हो गया। 2014 पूरा साल निकल गया, कोई बीमारी नहीं। 2015 में मुझे फिर से 6 साल के बाद 2 बार बीमार हुआ, 5 दिन के लिए ड्राई कफिंग और 8 दिन के लिए फ्लू, प्रॉपर वाला फ्लू। लेकिन दोनों बार बिना दवाई खाए सिर्फ उपवास और विश्राम करने से ठीक हो गया। फिर 2016 में 4 दिन के लिए नाक में से पानी निकला, अपने आप ही ठीक हो गया। 2017 में 2 दिन नाक में से पानी निकला, अपने आप ही ठीक हो गया। 2018 और 2019 2 साल पूरे के पूरे निकल गए, कोई भी बीमारी नहीं। 2020 में शुरू के 4 दिन, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जनवरी को मुझे 4 दिन के लिए ऐसा गले में थोड़ी खराश जैसी लगी, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, और बिना दवाई के अपने आप ही ठीक हो गया। और उसके बाद में अभी आज अगस्त का महीना चल रहा है 2021, 1.5 साल से भी ज्यादा निकल चुका है, कोई भी बीमारी नहीं हुई, तो ठीक ठाक चल रहा है। अब ये अगर किसी एक ही व्यक्ति के साथ में हो तो उसको दैवीय चमत्कार बोल सकते। और इतने साल में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और इसको आप देखेंगे चार्ट को तो ध्यान से आपको मालूम पड़ेगा कि 2011 से लेके 2021 के बीच में 10 साल निकल गए, 11 साल सिर्फ मैं एक ही बार बीमार पड़ा हूँ। 11 साल में मैं सिर्फ एक ही बार बीमार पड़ा हूँ, 2015 में। और 2007 से लेके आज तक 15 साल हो चुके हैं, 15 साल में मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेद, ना कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ली, ना कोई थेरापेटिक योग किया। सिर्फ आराम और उपवास करने से अगर बीमारी ठीक होती है, दवाई खाने की क्या जरूरत है। तो ये लेक्चर मेरा कई जगह पे हो रहा है इतने सालों से, और लेक्चर को सुनने के बाद या 1-to-1 बेसिस पे लाइफस्टाइल कंसल्टेशन में जब मैं लोगों को ये सब चीजें बताता हूँ, उसको जीवन में उतारने के बाद लोगों को भी यही रिजल्ट मिलता है। लोगों का फीडबैक आता है कि अभी हमारी बीमारी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ड्यूरेशन कम हो गया, दवाइयों के ऊपर हमारा पहले जो डिपेंडेंसी था वो भी कम हो गया, दवाइयों से मुक्ति मिलने लगी, बीमारियों से मुक्ति मिलने लगी, कई सारी बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, ये सब अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो आप भी सोचिए इसके बारे में, बदलाव आएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आएगा। और व्यस्तता के कारण नहीं कर सकते ये बहाना मत बताइए, क्योंकि 1998 में ये जो आपको दिख रहा है ना, वो जो व्यक्ति लैपटॉप लेके टेबल कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है टाइटल डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, वो मेरा ही पिक्चर है। और उस समय मैं अमेरिकन कंपनी का डायरेक्टर था और 12 घंटे काम किया करता था, लेकिन उस समय मैंने ये सब सोचना शुरू किया और धीरे धीरे जीवन में उतारना शुरू किया। तो उतना व्यस्त होते हुए भी मुझे ये परिणाम मिलने शुरू हो गए थे, रेगुलर लाइफ का परिणाम मिलना शुरू हो गया था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बहुत व्यस्त हैं, व्यस्त तो मैं भी था और उसमें मैंने उतारना शुरू किया और वो हुआ मुझसे, तो कोई भी कर सकता है। और फिर धीरे धीरे मुझे उसमें से इतनी अंदर प्रेरणा हुई कि फिर मैंने सोचा कि अभी पूरा का पूरा समय इस काम को दिया जाए। तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, 5 साल के लिए आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग की स्टडी की। फिर धीरे धीरे उसी के काम को प्रचार प्रसार के लिए काम किया, लाइफस्टाइल योग का कंसल्टेशन का काम शुरू किया, लेक्चर्स वगैरह शुरू किए, लोगों तक बात पहुंचाने का काम शुरू किया। तो जो करेगा उसको फायदा होने ही वाला, जो करेगा। क्योंकि रिमेंबर, व्हेन हेल्थ इज एब्सेंट, wisdom cannot manifest, strength cannot be exerted, wealth becomes useless, and reason is powerless. It is so obvious, so obvious. तो ये हमारा लेक्चर पूरा होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में से आप लोगों को जो जानकारी मिली होगी और थोड़ी बहुत अंतःप्रेरणा भी हुई होगी इन सब चीज़ों को जानने के बाद, मेरी बातों को सुनने के बाद, तो आप इन सारी बातों को एक एक करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, जीवन में उतारेंगे, उससे आपको लाभ होगा। तो मैं शुभेच्छा करता हूँ कि आपको बहुत सारा लाभ हो और आप आपके जीवन में लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें, अपनी इम्यूनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो
Thank you very much for participating in this lecture. Wish you well.